Hello students, today we are going to discuss endomembrane system and the organelles associated with these endomembrane system. ये endomembrane system पहले है क्या? What is this system? And what are the various cell organelles which are associated with this endomembrane system? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब हुआ कि हमारे सेल के बीच में कुछ एक सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ जो हैं वो दे आर कंसीडर्ड टुगेदर बिकॉज देयर फंक्शन, उनके जो काम है दे आर कोऑर्डिनेटेड। क्यों एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम किस लिए बना? अब जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ एक जो फंक्शंस हैं, functions of some cell organelles, cell organelles are coordinated, इस बेस के ऊपर बना। ओके, तो वो वाले सेल्स जिनके जो फंक्शंस हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, डिपेंडिंग अपॉन दैट, उसके अनुसार वो सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं दे आर इंक्लूडेड इन अ सिस्टम व्हिच इज नोन एज द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब वो ऑर्गेनेल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? इसमें सबसे पहले हम लोग आज स्टडी करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या इसके बीच में कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स आएंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकंड, गोल्जाई बॉडी, गोल्जाई ऑपरेटर्स भी इसको बोलते हैं। थर्ड, लाइसोसोम, and fourth, vacuole. These four cell organelles, they are coordinated with each other. Okay, ये एक दूसरे के साथ जो है वो they are coordinated with each other depending upon their functions. मैंने बोला कि जैसे function of some cell organelles, तो वो ये वाले cell organelles हैं जिनके function जो हैं वो जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, तो इसलिए all of they are included in the endomembrane system. तो अब सभी बच्चे तो समझ के होंगे। एंड सम ऑफ द अदर सेल ऑर्गेनेल्स व्हिच आर आल्सो प्रेजेंट इन द सेल whose functions they are not coordinated, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट है, एंड और भी बहुत सारे जो हैं वो सेल ऑर्गेनेल्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो दे आर फ्री, उनके जो फंक्शंस हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो नहीं जुड़े हुए हैं, इसलिए उसको जो है वो इस सिस्टम के बीच में नहीं रखा गया। अब नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टडी द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो इससे जुड़ा हुआ पहला सिस्टम है दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम आज पढ़ेंगे। नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज अ मेम्ब्रेन बॉन्डेड cell organelles and it is present almost in all eukaryotic cells. All eukaryotic cells के बीच में ये पाया जाता है, except exception should be there. हम लोग exception जो है वो हर सिस्टम में होती है, तो except कौन सा? जैसे कि ओवम होता है एंड रेड ब्लड सेल्स होते हैं। हमारे रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो डीन्यूक्लिएटेड होते हैं, उनमें न्यूक्लियस भी नहीं होता है, उनके बीच में जो है वो ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने बोला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इसके बीच में नहीं पाया जाता है, आरबीसी के बीच में और ओवम के बीच में। उसके बाद जो प्लांट के बीच में सीड सेल्स होते हैं, सीड ट्यूब्स होती हैं, उनके बीच में भी जो है ये सीड ट्यूब, सीड एलिमेंट्स हम लोग इस प्रकार से बोलते हैं, उनके बीच में जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाएगा। देन दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इट इज अ नेटवर्क ऑफ इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन। तो हम ऐसे बोलेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है? इट इज अ नेटवर्क ऑफ, ये एक जाला सा होता है
network of intracellular membrane which is composed of following part। किस किस चीजों का ये बना होता है? इसके मेनली 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट सिस्टर ने, सेकंड ट्यूब्यूल एंड थर्ड वेसिकल। ये 3 पार्ट होते हैं जिनका जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना होता है। अब हम लोग एक डायग्राम जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बनाते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये 2 तरह के हम लोग अभी पढ़ेंगे। मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर पहले स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के बाद। तो ओके, अब सबसे पहले इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे और इसके ऊपर जो है ये फोल्डिंग ऐसे मेम्ब्रेन है, हम इसके ऊपर बनाएंगे। these doctor like structure जो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, these are actually the ribosomes which are present on the endoplasmic reticulum. इन्हीं whether these ribosomes are present or absent, इन्हीं depending upon that there are the 2 type of endoplasmic reticulum जो मैं आपको बाद में बताता हूँ कैसे हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन आप सबसे पहले ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो बनाएंगे। ये फर्स्ट पार्ट हुआ सिस्टर में, इनके साथ जो है वो tubules, they are associated with them. Tubules, these are the branched sac-like structures. ओके, इस प्रकार से स्ट्रक्चर आप बनाएंगे और यहीं पर साथ में द राउंडेड या ओवल, ये हमारा तीसरा जो स्ट्रक्चर है दैट इज द वेसिकल। ये आप तीनों स्ट्रक्चर जो हैं वो इसमें हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। ओके, तो ये सबसे पहले दीज आर द सिस्टर में, ये सिस्टर में, these are the tubules, these are the vesicles and these are the smooth endoplasmic reticulum। अब मैं बताता हूँ ये किस प्रकार से ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो बनते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस वन बाय वन, हम इनको जो है वो एक एक करके जो है वो अब डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द सिस्टर में, थोड़ा सा लिखना है, ज्यादा नहीं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं चीजों को करना है। सिस्टर में दीज आर द सैक लाइक स्ट्रक्चर, कहते हैं सैक लाइक गुब्बारे नुमा जो है ये स्ट्रक्चर विच रन पैरेलल टू ईच अदर। सैक लाइक हैं
फ्लैटेंड है, ओके, सैक लाइक है, फ्लैटेंड है, अनब्रांच्ड है। जो मेन चीज आएगी अनब्रांच्ड, sac like, flattened, unbranched structure which run parallel to each other, and they are present very near to that of the nucleus. जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियर की जो मेम्ब्रेन होती है उसी से जो है ये बाहर निकलते हैं। दे अराइज फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि these cisternae they are actually the extension of this न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ही जो है ये जुड़े होते हैं। एंड दे आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, वहां से निकलकर दे आर स्कैटर्ड, ये बिल्कुल ऐसे जाला सा जो है वो नेटवर्क जो है वो साइटोप्लाज्म के बीच में बनाते हैं। तो दिस इज नोन एज द सिस्टर्ने, इसी को जो है वो सिस्टर्ने कहा जाता है। ये जो सिस्टर्ने होते हैं दे आर डिवाइडेड इनटू, अब हम सिस्टर्ने को यहाँ से अगर हम इसको ध्यान से देखें कि दे आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म के बीच में है। तो दीज सिस्टर्ने डिवाइड होल ऑफ द साइटोप्लाज्म इनटू, अगर हम ध्यान से देखें तो ये दो स्पेस जो है वो इसके बीच में बन जाते हैं, इंट्रासेलुलर स्पेस। ओके, द वन स्पेस दैट इज प्रेजेंट, ये जो मैं ये बोल रहा हूँ दैट इज विद इन द, जो इस सिस्टर्ने के अंदर ये खाली जगह है, जो मैंने ब्लैक पेन से इस प्रकार से घुमाया, ये सिस्टर्ने के अंदर है, दैट इज नोन एज ल्यूमन। उसको जो है वो क्या कहा जाता है, ल्यूमन कहा जाता है। इट इज प्रेजेंट इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रेटिकुलम के अंदर है। और दूसरा क्या स्पेस है, दूसरा ये जो साइटोप्लाज्म, जो ये खुद एक साइटोप्लाज्म के बीच में है, वो भी एक जो मैट्रिक्स है साइटोप्लाज्म का, उसके बीच में ये पाया जाता है। ओके, उसको हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज द एक्स्ट्रा ल्यूमन। ये ऐसे बोल लो, एक्स्ट्रा ल्यूमन। जैसे मैं यहाँ पर एक अलग से कोई चीज बनाता हूँ, मान लो ये सेल है, जल्दी से ये बनाऊंगा आपको बताने के लिए, और सेल के बीच में ये गुबारानुमा स्ट्रक्चर मैंने एक सिंगल ही बनाऊंगा यहाँ पर। ये सेल है, ये सेल का है साइटोप्लाज्म। ओके, तो हम क्या बोलेंगे कि मान लो ये है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वाला स्पेस, ये दिस स्पेस, दिस इज नोन एज द ल्यूमन, इसको ल्यूमन बोलेंगे। और ये बाहर वाला स्पेस दैट इज द एक्स्ट्रा ल्यूमन, एक्स्ट्रा ल्यूमन। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग ये देखेंगे कि होल ऑफ दिस जो इंट्रासेलुलर स्पेस है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय दीज सिस्टर्न। नाउ अब थोड़ी सी चीज यहीं पर, ये जो सिस्टर्ने होते हैं दे बियर राइबोसोम ऑन देम, राइबोसोम दे आर प्रेजेंट ऑन दीज सिस्टर्ने। इन सिस्टर्ने के ऊपर ये जो मैंने एक डॉटेड स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर बनाए हैं, आप सभी को दिख रहा है, दीज आर एक्चुअली द राइबोसोम। ये क्या है, राइबोसोम, these are ribosomes which are present on the cistern. When these ribosomes they are present on these endoplasmic reticulum, then they are known as a rough endoplasmic reticulum. ओके, बड़े आसानी से समझना है, रफ खुरदरे से हो जाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हेन, कब बने, रफ कब बने, जब इसके ऊपर जो है वो क्या है, राइबोसोम लगे हुए हैं। राइबोसोम जब इसके ऊपर लग जाते हैं तो दे आर नोन एज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं दे आर प्रेजेंट वेरी नियर टू द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के बिल्कुल, जब ये सिस्टर्ने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो है वो बाहर की तरफ को निकलते हैं तो ये सारे के सारे जो है वो रफ होते हैं। और जैसे हम थोड़ा बाहर की तरफ को चलते हैं, टुवर्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ को आते हैं, देन दे आर चेंज्ड इनटू द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हिच आर डिवाइड ऑफ राइबोसोम। अब यहाँ पर ये देखो, ये न्यूक्लियस के साथ वाले सिस्टर्ने हैं, और ये जो सिस्टर्ने हैं ये कहाँ है, न्यूक्लियस के दूर वाले हैं। तो ये जो दूर वाले हैं इनके ऊपर राइबोसोम देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, स्मूथ। और स्मूथ तो दो तरह के हो गए, एक रफ और एक स्मूथ।
जो स्मूथ रफ हुए वो कौन से, जिसके ऊपर राइबोसोम होंगे, और जिसके ऊपर नहीं होंगे दे आर नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप समझ गए होंगे दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, अब वैसे तो इनके फंक्शन भी जो हैं वो अलग अलग हैं। अब हम सेकंड जो इसका पार्ट है दैट इज द ट्यूब्यूल्स, इसको पढ़ते हैं। ट्यूब्यूल्स अगेन द सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये भी इरेगुलर ब्रांचिंग एलिमेंट, ये लेकिन ये क्या होंगे, दे आर नॉट ब्रांच, सिस्टर में नॉट ब्रांच, बट द ट्यूब्यूल्स दे आर द इरेगुलर ब्रांच स्ट्रक्चर। कहते हैं भाई, आप देख रहे हैं हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर, हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर या इसको एलिमेंट बोल लो। ओके, दैट फॉर्म अ नेटवर्क, जो एक पूरा का पूरा जो है वो नेटवर्क जो है वो साइटोप्लाज्म के बीच में बनाते हैं, दे आर नोन एज ट्यूब्यूल। बस इनको इतनी सी ही डेफिनेशन है इसकी, इतना सा ही आपने लिखना है। ट्यूब्यूल्स दे आर द हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर विच अराइज फ्रॉम द सिस्टर्ने, और सिस्टर्ने और ये ट्यूब्यूल आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ओके, दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। ओके, थर्ड नंबर पे जो इसका है दैट इज द वेसिकल्स, ओवल और राउंडेड एलिमेंट, वैक्यूल लाइक एलिमेंट। ये वेसिकल थर्ड स्ट्रक्चर है, ओवल आप देख रहे हैं, मैंने पहले ही बताया ये वाले ओवल होते हैं, राउंडेड होते हैं, एंड ओवल और राउंडेड वैक्यूल लाइक, गुब्बारे नुमा जो वैक्यूल आपको दिखा रहे हैं, वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट हियर एंड देयर इन द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म के बीच में यहाँ वहां जो है वो बिखरे होते हैं, दे आर नोन एज वेसिकल्स। अब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे वेसिकल्स, दे आर वैसे डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, बट यहाँ पर आपके लिए क्या राउंडेड और ओवल स्ट्रक्चर्स, वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर which are present scattered in the साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के बीच में यहाँ वहां जो है वो बिखरे होते हैं। ओके, नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे देयर आर द नंबर ऑफ फंक्शंस ऑफ दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बट एट योर लेवल एज पर एनसीईआरटी की बुक, तो हम लोग थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, इट इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दिस इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जैसे अगर हम इसके फंक्शन की बात करते हैं, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या है, राइबोसोम लगे हैं। क्या लगे हैं, राइबोसोम। तो राइबोसोम जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, दे आर एसोसिएटेड विद द प्रोटीन सिंथेसिस एंड देयर पैकेजिंग। इसकी पैकेजिंग के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए और पैकेजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरियस काइंड ऑफ सिक्रीशन। बहुत सारी सिक्रीशन जो है वो इसमें से जो है वो बाहर निकलती हैं, खासकर जो अब दूसरे की बात कर सिक्रीशन। ओके, ये दो काम इसके हम आप लिख लेंगे एज पर योर बुक। अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर लेंगे, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड। इस चीज की लिपिड बनाने के काम करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा जो इसका मेन काम होता है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन, these are the various function of rough and smooth endoplasmic reticulum. In spite of that, आप कोई और बुक अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको जो है वो बहुत सारे फंक्शन जो हैं वो अलग अलग जो हैं वो इनके देखने को मिलेंगे, लेकिन आपके एनसीईआरटी की बुक में जो है वो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और थोड़ा सा और फंक्शन अगर हम करते हैं, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड वाइस वर्सा। मतलब क्या है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इनके बीच में कैपेबिलिटी है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाना, और वाइस वर्सा बोला कि स्मूथ जो है वो रफ बना सकते हैं। कैसे, अगर मान लो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इसके ऊपर से अगर राइबोसोम जो है वो निकल जाते हैं तो दे चेंज इनटू द स्मूथ। अगर स्मूथ के ऊपर जो है वो राइबोसोम लग जाते हैं
and they change into the rough endoplasmic reticulum. These endoplasmic reticulum, they are responsible to provide the support to the cell. क्योंकि एक सेल के बीच में ये हर तरफ जो है वो बिखरे होते हैं, तो दे प्रोवाइड द सपोर्ट, ये सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम भी करते हैं. ओके, ये मतलब इंट्रासेलुलर सपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जिसको विच इज नोन एज द साइटोस्केलेटन. जैसे हमारे बीच में स्केलेटन होता है, बोन्स होती हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक साइटोस्केलेटन का काम करते हैं टू प्रोवाइड द सपोर्ट टू द सेल. So this is all about the endoplasmic reticulum. Now another structure that we studied today is the vacuole. वैक्यूल, जो दूसरा स्ट्रक्चर आज हम स्टडी करेंगे वो कौन सा है, वो है वैक्यूल. जो वैक्यूल है, इट इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक, अगर हम बात करते हैं खासकर जो हमारे प्रोटोजोन्स होते हैं, प्रोटोजोन्स के बीच में जो मतलब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके बीच में जो है ये वैक्यूल जो है वो पाया जाता है. एंड एज वेल एज इन द यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक प्रोटोजोन के बीच में, एंड प्लांट एंड एनिमल, हर जगह पर पाया जाता है. हमने पहले पढ़ा भी था प्लांट एंड एनिमल. जो प्लांट सेल के बीच में, इसके बीच में जो बहुत लार्ज साइज वैक्यूल, लार्ज साइज वैक्यूल, दे आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल. एंड जो एनिमल सेल्स होते हैं, दे आर द स्मॉल, देयर साइज इज स्मॉल, स्मॉल इन साइज. जो प्लांट सेल के बीच में जो वैक्यूल होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि जो 90% ऑफ द एरिया ऑफ द प्लांट सेल दैट वाज ऑक्युपाइड बाय दीज वैक्यूल, ये वैक्यूल ही जो है वो इतना ज्यादा एरिया जो है वो प्लांट सेल का जो है वो ऑक्युपाई कर लेते हैं. बिकॉज ऑफ दैट द न्यूक्लियस ऑफ द प्लांट सेल दैट आल्सो बिकम द इसेंट्रिक, वो जो है वो क्या हो जाता है, इसेंट्रिक हो जाता है. एंड प्रोटोजोन जैसे अमीबा इसका एग्जांपल है, तो उसके बीच में भी ये वैक्यूल जो है वो बहुत ज्यादा रोल जो है वो प्ले करता है. तो मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल, ओके, प्लांट सेल के बीच में जो इसकी जो मेम्ब्रेन है वैक्यूल की, बड़ा रोल इसका प्ले करती है ये बहुत ज्यादा. दैट इज नोन एज टोनोप्लास्ट. टोनोप्लास्ट, a single unit membrane that surround that vacuole is known as a टोनोप्लास्ट. इसको जो है वो क्या कहा जाता है, टोनोप्लास्ट जो है वो कहा जाता है. एंड इनसाइड द वैक्यूल the various kind of organic and inorganic material is present in dissolved state, and that is known as the cell sap. अब मैं यहाँ पर वैक्यूल बना देता हूँ, चलो आपको समझाने के लिए. ये वैक्यूल, ओके, तो इस वैक्यूल की जो ये मेम्ब्रेन है दैट इज नोन एज टोनोप्लास्ट, इसको हमने टोनोप्लास्ट कहा. एंड इनसाइड दिस टोनोप्लास्ट the various kind of organic and inorganic material which is present, they are present in the dissolved form, ये घुली हुई अवस्था में जो है वो पाए जाते हैं in the water, and that is known as the cell sap, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, cell sap कहा जाता है. It consists of, अब यहीं पर लिख देता हूँ, large amount of water, इसके बीच में बहुत ज्यादा जो है वो पानी होता है, different kind of salt, pigment, and organic, different kinds of organic material. ओके, ये सारे के सारे जो हैं वो इसके बीच में पाए जाते हैं. जो इसकी अगर हम पीएच की बात करते हैं, द पीएच ऑफ दिस वैक्यूल इज लिटिल बिट एसिडिक. कैसी होती है इसकी, एसिडिक होती है. एंड इज हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, ठीक है. पीएच एसिडिक होती है और इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, ये हाइपरटोनिक होता है. व्हाट इज दिस हाइपरटोनिक, वैसे पढ़ेंगे हम आगे. हाइपरटोनिक के इसके जो साल्ट कॉन्सेंट्रेशन है, क्या है इसकी, साल्ट कॉन्सेंट्रेशन है, ऐसा सोल्यूशन जिसकी के साल्ट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हायर होती है, उसको जो है हम लोग हाइपरटोनिक बोलते हैं. अब इस वैक्यूल के चारों तरफ क्या है भाई, साइटोप्लाज्म. ये सेल के बीच में है ना, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर कहाँ है, सेल के बीच में ये वैक्यूल है. तो ये है साइटोप्लाज्म, ये बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म. वैसे
तो साइटोप्लाज्म के बीच में यानी कि साल्ट जो होंगे वो लेस साल्ट होंगे एज कंपेयर टू दैट ऑफ दैट सेल साफ, इसके बीच में हाई होंगे, तभी तो इसकी साल्ट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हाई है, इसकी लो है, वो जो इसको जो है वो हाइपरटोनिक बनाती है। दिस इज द मेन करेक्टर ऑफ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये क्यों बनी? ये टोनोप्लास्ट की वजह से जो है ये बनती है। ये भी जो है वो डिफरेंशियली परमिएबल होती है एज दैट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका स्ट्रक्चर भी सिमिलर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह, बट इसकी बीच में क्वालिटी होती है कि ये इस हायर कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करती है, that is able to maintain the hyper concentration of this vacuole cell fat। तो ये वैक्यूल के बारे में, टोनोप्लास्ट जो टोनोप्लास्ट है दैट इज फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, और ये टोनोप्लास्ट ही जो है दैट इज हेल्पफुल टू ट्रांसपोर्ट दिस मटेरियल, ये मटेरियल साइटोप्लाज्म से जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है, दैट मेक दैट सेल टाइप हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, जो उसको हाइपरटोनिक बनाती है। उसके बाद देयर आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैक्यूल्स। ये वैक्यूल जो है वो, अगर हम प्रोटोजोन की बात करते हैं तो इसकी ये अलग तरह के होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ प्रोटोजोन्स एंड स्पॉन्जेस फूड वैक्यूल इज प्रेजेंट। क्या? फूड वैक्यूल, ऐसा वैक्यूल ये प्रोटोजोन के बीच में, अमीबा के बीच में होता है, दैट कैन हैव द रिजर्व फूड इन इट। वो क्या करता है, अमीबा के बीच में, ये अमीबा है, ओके, अमीबा जब कोई चीज खाता है, मान लो कोई मटेरियल, कोई ऑर्गेनिक मटेरियल बाहर पड़ा हुआ है, इसने जो है वो फीडिंग करनी है, तो इस प्रकार से ये इस मटेरियल को जो है वो एनगल्फ कर लेता है। एक फूड वैक्यूल जिसको हम लोग फैगोसोम बोलते हैं, ये बनाता है, और ये यहाँ से डिटैच होकर के इसके साइटोप्लाज्म के बीच में आ जाता है, दैट इज नोन एज द फूड वैक्यूल। जैसे कि हमने कल लाइसोसोम के बीच में डाइजेशन का काम करवाया, तो ये फूड वैक्यूल के साथ जब प्राइमरी लाइसोसोम जुड़ता है जाकर के, तो फिर वो सेकेंडरी बनता है, तो ये वो फूड वैक्यूल। उसके बाद एक और करैक्टर जो अमीबा के बीच में ही देखने को मिलता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होता है, इसका क्या रोल बैक्टीरिया के बीच में होता है? इसका रोल होता है कि जो अमीबा है दैट इज प्रेजेंट इन अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन, मतलब अमीबा पानी के बीच में पाया जाता है। अब क्या होता है कि अमीबा के खुद की कॉन्सेंट्रेशन तो हाई है, इसके साइटोप्लाज्म की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाई होती है, और जो पानी के बीच में ये पाया जाएगा उसकी साल्ट कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, लो होती है। तो इसकी बॉडी के बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता हुआ पानी जो है वो अंदर चला जाता है। अब ये बहुत ज्यादा पानी अगर इसके बीच में हो जाएगा तो ये ब्रस्ट भी हो सकता है, ओके, इसके चांसेस हैं कि ये क्या, कि अमीबा जो है वो बहुत बड़ा हो जाए, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो सकती है, ओके। तो उससे बचने के लिए ये अमीबा क्या करता है, इसके बीच में स्पेशल काइंड का वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो बनता है, दैट कंटेन मैक्सिमम ऑफ द वाटर, वो उस पानी को ऑब्जर्व कर लेता है और बाहर जो है वो छोड़ता रहता है। इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बोलते हैं, दैट इज प्रेजेंट इन द अमीबा, ओके। वो किसके बीच में होता है, अमीबा के बीच में ही वो पाया जाता है। तो दिस इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्यूल। नाउ फंक्शंस क्या हैं भाई इस वैक्यूल के? अब ये वैक्यूल क्यों प्लांट्स के लिए या जो इस अमीबा के लिए जो है वो क्यों जरूरी है, व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ द सेल। मतलब ये सेल को जो है इट प्रोवाइड द सपोर्ट टू द लीफ, ये लीफ जो होती हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है फॉर देयर एक्सपेंशन, ओके। जिस चीज के बीच में पानी जो है वो होता है, वो चीज ऐसे फूली हुई होती है, तो इस प्रकार से वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सेल टर्जिडिटी के लिए जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड सेकेंड जो इसका फंक्शन अगर हम बोलते हैं, दैट इज आल्सो हेल्पफुल इन द ग्रोथ ऑफ द सेल, सेल की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अकमुलेशन, जो मेन फंक्शन एक और, अकमुलेशन एंड स्टोरेज ऑफ नंबर ऑफ मटेरियल, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस। कौन से? जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं,
उनकी स्टोरेज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, ये अकोमोडेशन, क्योंकि वो सेल सैप के बीच में, पानी के बीच में जो घुलनशील चीजें हैं, वो उनका जो है वो स्टोर हाउस होता है। दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग द कलर, इम्पार्टिंग द कलर। हमने बोला कि इसके बीच में पिगमेंट्स, जो एंथोसाइनिन पिगमेंट्स वगैरह होती हैं, दे आर प्रेजेंट इन द वैक्यूल, वो वैक्यूल के बीच में प्रेजेंट होती है। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल, अगर भाई पिगमेंट है तो पिगमेंट जो है वो कलर देंगी, कोई ना कोई जो है वो कलर जो है वो उसको प्रोवाइड करेंगी। सो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग द कलर। So dear students, this is all about the vacuoles. So next day we discuss we will discuss this Golgi apparatus. Okay, this is all over for today.